मनोरमा के तीन बेटे होते हैं। बड़ा बेटा राजेश, जिसकी बीवी को मरे हुए 2 साल बीत चुके होते हैं। मझला बेटा इंदर, जिसकी बीवी सोनम होती है। और छोटा बेटा चिराग, जिसकी बीवी का नाम बबीता होता है। एक रोज, ये देखो बहुओं, मैंने तुम्हारी जेठ के लिए ये लड़की देखी है। इसका नाम कोमल है। गरीब घराने की है, लेकिन एकदम गुणी है। अरे क्या माँ जी, आप भी! आपकी दोनों बहुएं इतनी अमीर और क्लासी हैं। और एक आप हो जो जेठ जी की शादी एक गरीब घराने की लड़की से करा रही हो। अरे कोई बात नहीं सोनम, कोमल में कोई खराबी नहीं है। और माँ जी, आप बात आगे बढ़ा दीजिए। हमें ये लड़की हमारे जेठानी के रूप में स्वीकार है। चलो अच्छा है, अगर देवरानियों को कोई एतराज नहीं है तो फिर बात पक्की। इस तरह कोमल और राजेश की शादी हो जाती है, जिसके बाद बबीता, तुम और सोनम मेरी भोग प्रसाद बनाने में मदद कर दो। पूरी 101 लड्डू बनाने हैं ना, इसीलिए। क्या? मैं ना करने वाली कोई मदद? मैं कल ही अपने नेल्स करा कर आई हूँ। हाँ नहीं तो। पर भाभी, शायद आपको पता नहीं है कि हमें घर के कोई काम नहीं आते। हमने यहाँ आकर आज तक कोई काम नहीं किया है। जो छोटे मोटे काम हमसे हो जाते हैं, बस वही करते हैं हम। क्या? हाँ कोमल बहू, ये दोनों अमीर घराने से है ना, तो बचपन से ही नौकर चाकरों के बीच रहकर पले बड़े हैं ये दोनों। इसलिए इन्हें कोई काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे आने से पहले घर में खाना बनाने से लेकर सफाई तक हर एक काम आप ही करती थी माँ जी? हाँ बेटा, कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार मैं काम वाली को बुला लेती हूँ, लेकिन रोजाना नहीं बुलाती। हे भगवान! माँ जी, आप इस उम्र में इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? मैं भले ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन आज भी मुझ में बहुत ऊर्जा है। मुझे कम मत समझना। लेकिन अब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मैं आ गई हूँ ना, तो घर के सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी। और क्या हुआ अगर मेरी दोनों देवरानियों को कोई काम नहीं आता? मैं हूं ना, मैं इन्हें सिखा दूंगी। वॉट? ओ हेलो, हमें काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें जो करना है हम वही करेंगे। और नहीं तो क्या। चलो अब जाओ भाभी, हमारे लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाओ। अपनी देवरानियों का ये बर्ताव देखकर कोमल एकदम हैरान रह जाती है। फिर मनोरमा उसे रसोई में लेकर जाती है और वो उसे समझाने लगती है। मैं समझ सकती हूँ बहू कि तुझे उन दोनों का तेवर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वो दोनों दिखने और बात करने में वैसे ही है। पर आज उनके कारण ही हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मतलब, उनके आने के पहले घर के हालात ठीक नहीं थे। फिर उन्हें इंदर और चिराग से प्यार हुआ, और उसके बाद वो दोनों ढेर सारा दहेज लेकर आ गई। शादी के बाद उन्होंने इंदर और चिराग को अपने पिताजी की पहचान से एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगवा दी, और इसीलिए वो दोनों आज दूसरे शहर में नौकरी पर हैं। उन्हीं की वजह से हमारा घर चल रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बेटा, राजेश की भी 3 महीने पहले किसी कारणवश नौकरी छूट गई थी, जिसके बाद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर इन दोनों के पिता ने ही इसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई, वो भी काफी अच्छी तनख्वाह में। हमारे घर में आधी से ज्यादा चीजें तो इनके द्वारा ही आई है, इसीलिए हमारे इन पर बहुत एहसान है। अमीर है, इसीलिए थोड़ा रुबाब तो है ही इनमें, लेकिन दिल के उतने ही साफ है। इसीलिए तू इन्हें गलत नजर से मत देखना बेटा। ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों के हम पर बहुत एहसान है। लेकिन फिर भी माँ जी, ऐसे थोड़ी ना चलता है। उन्हें काम तो करना ही चाहिए ना। साथ ही बड़े छोटे के साथ लिहाज से भी पेश आना चाहिए। वो दोनों तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझे बेइज्जत करती है, लेकिन एक बात करने का तरीका होता है माँ जी। जानती हूँ बेटा, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है, तो उनकी बातों को इस तरह मन में मत रखा कर। अपनी छोटी बहनें समझकर नजरअंदाज कर, माफ कर दे उन्हें। ठीक है माँ जी,
मैं लड्डू बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। मैं भी तेरी मदद करती हूँ। पूरे 101 लड्डू तो अकेले कैसे बना पाएगी? मैं बना लूंगी माँ जी। और आप मेरे होते हुए जरा भी मेहनत नहीं करोगी। आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, लेकिन आज से आप सिर्फ और सिर्फ आराम ही करोगी। ऐसा मत बोल बहू। पूरे घर की जिम्मेदारी तो कैसे निभा पाएगी? तुझसे इतने सारे काम कैसे हो पाएंगे? हम 5 लोग ही तो रहते हैं। दोनों देवर तो दूसरे शहर में काम पर हैं। हाँ, जब वो दोनों यहाँ पर आएंगे उस वक्त काम का लोड थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उसके अलावा तो 5 लोगों का घर में आराम से संभाल सकती हूँ। इसलिए आप बेफिक्र रहिए माँ जी, और मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो मैं मान जाती हूँ, मगर फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत काम मैं कर लिया करूंगी, वरना खाली हाथ बैठकर बीमार पड़ जाऊंगी। कोमल खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेती है। फिर ऐसे ही एक रोज सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता रेडी नहीं हुआ क्या? बस हो ही रहा है बेटा। अरे क्या हो रहा है माँ जी? हमें आज बाहर भी जाना है। खाना मिलने वाला है या नहीं बता दीजिए, वरना हम दोनों बाहर ही कहीं नाश्ता कर लेंगे। बस 2 मिनट, लगा रही हूँ मैं नाश्ता। पहले मैं राजेश जी को दे दूँ, उन्हें ऑफिस के लिए देरी हो रही है ना। 1 मिनट, अब ये क्या नया नाटक है? जेठ जी की नौकरी जरूरी है या हम जरूरी है? माँ जी, अपनी बड़ी बहू को कह दीजिए कि वो सबसे पहले हमें नाश्ता दे, ना कि अपने पति देव को। पर बेटा, अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ तुम दोनों के लिए। फिर मनोरमा जाकर कोमल को सब बताती है। क्या? ये सब क्या ही माँ जी? सबसे पहले और दूसरा भी कोई करता है क्या भला? हम एक परिवार की तरह रहते हैं, तो हमें एक दूसरे को समझ कर लेना चाहिए ना। पता है बेटा, पर जाने दे और उन्हें पहले नाश्ता दे दे। फिर मनोरमा बबीता और सोनम को नाश्ता देती है, लेकिन ये सब कोमल से देखा नहीं जा रहा था। फिर रात में वो इस बारे में राजेश से बात करती है। उन्हें इतना भी लिहाज नहीं कि आप उनके जेठ हो। उनके मन में आपके लिए थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए ना। ओफो कोमल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उन दोनों को वाकई में कहीं जाने के लिए देर हो रही होगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। नहीं राजेश जी, ना ही आप छोटे हो ना मैं हूँ, जो हमें ये सब समझ में ना आए। इतने दिन में चुप थी, लेकिन अब मुझे ये सब खलने लगा है। माना कि उन दोनों के हम पर बहुत एहसान है, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपके दबाव में दब कर रहे जो आप सब कर रहे हो, और उनकी हर एक हरकत गलत है। ऐसा मत कहो कोमल। उन दोनों और उनके परिवार के कारण ही आज हम सब इतनी सही जगह पर है। अगर मैं आज काम पर जा पा रहा हूँ तो उस सब का कारण वो दोनों ही है। उनके पिताजी ने मुझे जॉब ऑफर किया, वो भी उन्हीं की कंपनी में। भगवान उनके पिताजी का और भी भला करे, पर उनका ये स्वभाव मुझे सही नहीं लग रहा। वो जो भी हो, हम उन्हें बदल नहीं सकते। और तुम भी इन सब के बारे में इतना मत सोचो। उन्होंने हमें कोई गाली गलौज थोड़ी ना दी है, और ना ही हमें कोई हानि पहुंचाई है। पर फिर भी राजेश जी, देखो कोमल, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे आराम करना है, और तुम भी ये सब मत सोचो और खुद भी आराम करो। तुम भी दिन भर नॉनस्टॉप काम पे काम करती रहती हो। इस तरह राजेश कोमल की बात को काट कर सो जाता है। फिर एक रोज जब सोनम और बबीता के पति इंदर और चिराग 3 दिन के लिए घर रुकने आते हैं, तभी ओफो चिराग, अच्छे से पैर दबाओ ना मेरे, और पैर दबाने के बाद मेरे लिए वो पैनकेक्स भी बना देना। ओके बॉस। और कुछ? कुछ नहीं, कुछ रहा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सब कोमल कमरे के बाहर से गुजरते हुए देख लेती है। फिर बाद में, देखिए माँ जी, मानती हूँ कि जैसे एक पत्नी अपने पति के पैर दबाती है, वैसे ही एक पति अगर अपनी पत्नी के पैर दबाए तो उसमें कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन बबीता और सोनम का अपने पतियों के प्रति बर्ताव कुछ अजीब सा है। वो दोनों हमारे यहाँ 3 दिन आराम करने आए हैं और ये दोनों तो उनसे दिन रात कुछ ना कुछ करवाती ही रहती है। कल से देख रही हूँ मैं माँ जी, और मुझे ये बात बहुत गलत लग रही है। हे भगवान! अरे क्या तू भी बहो, तुझे उन दोनों मियाँ बीवी के जोड़े के बीच किसने पढ़ने के लिए कहा है? वो दोनों अपना देख लेंगे ना। तू भी ना, कितना सोचती है। पर माँ जी, आपको ये सब सही लग रहा है क्या? राजेश जी तो मुझे समझने से रहे, लेकिन कम से कम आप तो समझिए। देख बेटा, मुझे इन सब में कोई गलत बात नहीं लग रही। जितने एहसान उन दोनों के परिवार ने हम पर किए हैं, उस हिसाब से हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी सेवा करें, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना होने दे। क्या? हाँ बेटा, और तू इन सब में अपना समय व्यर्थ मत कर। और जाकर शाम के खाने की तैयारी कर। मेरे दोनों बेटे आए हैं, तो उनकी पसंद के ही पकवान बनाना। कल फिर से चले जाएंगे, तो उनके लिए ढेर सारा नाश्ता भी बनाना। मैं भी तेरी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी, ताकि वो डब्बों में भरकर वो सब लेकर जाए। अब वहां दूसरे शहर में उन्हें घर जैसा खाना कहाँ मिलता होगा भला। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, और आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों को तो आपसे काम कराने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। उल्टा आपके कहने से पहले ही मैंने उनके लिए लड्डू, फरसान, थेपले ये सब बना दिया है, और तो और उसे पैक करना भी शुरू कर दिया है। दोनों देवरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का वादा मैं करती हूँ आपसे। धन्यवाद बेटा। भगवान तुझ जैसी बहू हर सास को दे। तू एकदम मेरी रचना का दूसरा रूप है। रचना यानी राजेश की पहली बीवी, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो भी इसी तरह घर के सारे काम किया करती, पूजा पाठ करती, सबका आदर सम्मान भी करती थी। उसके हर एक गुण समाये हैं तुझमें। धन्यवाद माँ जी। भगवान रचना दीदी की आत्मा को शांति दे। वो ऊपर से तुझे और राजेश को साथ में देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि तेरे आने से राजेश के जीवन के आधे दुख कम हो चुके हैं, क्योंकि तू उसका और पूरे घर का इतना ध्यान जो रखती है। शुक्रिया माँ जी। फिर एक दिन जब कोमल बबीता और सोनम के साथ बाहर जाती है, तभी वो दोनों उसे अपनी अमीर सहेली टीना के घर लेकर जाती हैं। हेलो डार्लिंग्स, कैसी हो तुम दोनों? ऑल गुड बेब। हम तेरे घर से ही गुजरते जा रहे थे, तो सोचा कि मिलते हुए जाए। फिर क्या पता बाद में टाइम मिले ना मिले। वैसे घर तो काफी अच्छा रिनोवेट किया है तूने। थैंक यू यार। बाय द वे, ये तुम्हारी नौकरानी है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी जेठानी है। कोमल नाम है इनका। और भाभी, अब बाहर ही बैठो। अंदर क्यों आ गई? और नहीं तो क्या, हम अपनी सहेली से मिलने आए हैं, तो 15-20 मिनट बातचीत करके ही निकलेंगे। इसीलिए आप बाहर ही रहिए, अंदर मत आइए। 15-20 मिनट बोलकर कोमल को बाहर गेट के पास लगभग आधे से पौना घंटा बैठना पड़ता है। अमीर लोग हैं, इसीलिए मुझ जैसी गरीब को अंदर नहीं बुलाया। पैसा तो बहुत है इन लोगों के पास, लेकिन दिल और इंसानियत रत्ती भर भी नहीं है। बस बहुत हुआ। बाकी घर वालों को आदत होगी अपना अपमान सहन करने की, लेकिन मुझे नहीं। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे लिए हर एक चीज से बढ़कर आत्मसम्मान है। कोमल बबीता और सोनम का सारा सामान वही गेट पर छोड़कर घर चली जाती हैं। फिर जब वो दोनों बाहर आती हैं, तभी सारा सामान वहां पड़ा देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या, सारा सामान तो यही गेट पर पड़ा है। लगता है राह देखकर कोमल घर चली गई। अब तो इसे घर जाकर मैं बताती हूँ। फिर घर जाकर बबीता और सोनम दोनों कोमल को खूब सुनाती हैं। और तभी, ये सब क्या है भाभी? आपको हमने बाहर खड़े रहने के लिए कहा था ना, फिर आप वहां से क्यों चली गई? वही तो। अरे बाहर आपको कोई कांटे चुभ रहे थे क्या? मुझे तुम दोनों ने कहा था
कि केवल 15 से 20 मिनट ही बाहर रुकना है। और उतना कहकर तुम दोनों ने मुझे पूरे आधे से पौने घंटे तक रुका दिया। और मुझे घर आकर ढेरों काम करने थे। तुम दोनों की तरह मैं हर वक्त आराम नहीं फरमाती रहती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूं मैं। कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अब मैं ठहरी करीब तो मैं कहा तुम दोनों के अमीर सहेली के घर के अंदर कदम रख सकती हूँ। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में काम करने जाती है और उन दोनों देवरानियों का मुंह खुला का खुला पड़ जाता है। ऐसे ही एक रोज, जी, कैसी बनी है ये सब्जी? मैं और बबीता इसे हरगिज नहीं खाएंगे। ठीक है सोनम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें और बबीता को ये सब्जी नहीं पसंद। माना कि पहले पता नहीं था, पर अब तो अच्छे से पता कर लो और ये फालतू की छोटी मोटी गलतियां करना बंद करो। खामखा राशन और वक्त दोनों की बर्बादी। फिर थोड़ी देर बाद खाने के समय सोनम और बबीता दोनों देखती हैं कि कोमल ने उन्हें वही सब्जी परोसी है और ये देखकर वो दोनों और चिढ़ जाती हैं। आपने हमें वही सब्जी क्यों परोसी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये सब्जी मैं और बबीता हरगिज नहीं खाएंगे। तो उसके बाद भी आपने नई सब्जी क्यों नहीं बनाई? देखो सोनम, तुमने केवल यही कहा कि तुम दोनों को ये सब्जी नहीं पसंद। खामखा राशन की बर्बादी। इसलिए आज के लिए मैंने तुम दोनों को यही सब्जी परोस दी है। लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी और दोबारा ये सब्जी नहीं बनाऊंगी। पर आज के लिए तुम दोनों को इसी से काम चलाना होगा। अब तुमने थोड़ी ना बोला था कि दूसरी कोई सब्जी बनाओ, और अगर मैं उसे बना भी देती तो उससे भी राशन की ही बर्बादी होती ना। ये थोड़ी ना बोला था मतलब। अरे अगर हमें ये सब्जी नहीं पसंद तो हम दूसरी सब्जी ही खाएंगे ना। जेठानी होकर भी बेअक्लों की तरह बर्ताव क्यों करती हो आप? बेअक्ल मैं नहीं, तुम दोनों हो। पहले अपनी गलतियां देखो, समझो, और फिर मुझसे बोलना। खाने में आज के लिए यही सब है। खाना है तो खाइए, वरना दोनों के पास बेहिसाब पैसा है। तो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दीजिए ताकि उतना ही पेट भर जाए। क्योंकि लोगों को नीचा दिखाकर और अपना घमंड आगे बढ़ाकर तो तुम दोनों का पेट भरने से रहा। ओ हेलो, तुम्हें हम जेठानी के नाम पर इज्जत देते हैं, तो वो भी तुम्हें रास नहीं आ रही क्या? हमसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दो कौड़ी की गरीब फटीचर औरत। अरे हंस क्या रही हो? जोक मारा है क्या हमने? बेशर्मों की तरह हंसे जा रही है। कितनी निर्लज है ये। मुझे हंसी आप दोनों के बर्ताव पर आ रही है और तरस आता है बेचारे घर वालों पर, जो ना जाने क्यों तुम दोनों को इतना एंटरटेन करते हैं। अपनी हैसियत में रहो और ये हमारी तरफ से एक चेतावनी ही समझ लो। और फालतू में हमसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। फिर बाद में बबीता ये सब मनोरमा को बताती है। देख कोमल बहू, माना कि तुझे ये सब सही नहीं लग रहा, लेकिन तू जैसा समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात मैंने तुझे पहले भी समझाई थी और अब भी मैं तुझे फिर से वही समझा रही हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं बेटा, तो तू उन्हें गलत क्यों कह रही है? देखिए माँ जी, आप उनकी तरफ से कहानी सुनकर मुझे मत बताओ। आपको पता भी है कि उन दोनों ने मेरे साथ क्या किया है। फिर कोमल टीना के घर जाने के बाद हुई सारी बातें मनोरमा को बताती है। फिर उसके बाद, मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन सहेलियों को आपस में कुछ निजी बातें करनी हो, इसीलिए उन्होंने तुझे बाहर रुकने के लिए कहा। या फिर वो बस 15 मिनट में निकलने वाले थे, इसलिए उन्होंने तुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। लेकिन फिर बातों बातों में उन्हें देरी हो गई। देख बेटा, मेरे कहने का मतलब यही है कि उन दोनों ने तुझे जानबूझकर बाहर नहीं रुकाया होगा। उनके मन में कोई गलत भाव नहीं है बेटा। पता नहीं अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ ये अच्छाई का चश्मा कब उतारोगे आप। इस घर में मेरी बात को कोई समझता ही नहीं कि वो दोनों आप सबको अपना गुलाम समझती है और कुछ नहीं। बस कर कोमल, बार बार एक ही राग आलापना बंद कर और इस विषय को यही खत्म कर। इसे और आगे मत बढ़ा। पर माँ जी, कमाल है,
माँ जी, राजेश जी और देवर जी, सब पर इन दोनों घमंडी बहनों ने अपना जादू करके रखा है। सबको यही लगता है कि ये दोनों अच्छाई की मूरत है, लेकिन मुझे अपने ससुराल वालों को इन जहरीली बहनों की गुलामी से बचाना है, और वो मैं जल्द ही करके रहूंगी। फिर एक दिन कोमल देखती है कि दोनों बहनें गली में एक महिला को कुछ पैसे देकर मदद कर रही है। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम दोनों का खूब भला करे। ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब अमीर बनो। शुक्रिया। ऐसे ही लोगों की एक छोटी सी मदद करके हम उन्हें बाद में जीवन भर के लिए अपना गुलाम बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमने अपने ससुराल वालों को अपना गुलाम बनाया है। अच्छा, तो ये है इन दोनों का असली चेहरा जो ये सबसे छुपा रही है। कितनी निर्लज है ये दोनों। गरीबों के साथ इतना गलत करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। फिर ऐसे ही एक दिन जब कोमल दिन भर बाहर घूमने जाती है, तभी वो दोनों मनोरमा से बहुत काम कराती है, जिस कारण मनोरमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हे भगवान, आपको किसने कहा था माँ जी, जो आपने इतना सारा काम कर लिया। अब देखिए क्या हाल हो गया है आपका। अब तेरे बिना सारा काम कौन करता बेटा। मुझे लगा कि एक दिन के लिए वो दोनों बाहर का खाना खाकर काम चला लेंगे। क्यों काम चलाए? अरे पैसे वाले हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पानी की तरह पैसे उड़ाते रहें। तुम घूमोगी और ऐश करोगी और उसके बदले में हम अपने पैसे गवाकर बाहर का खाना खाए। भला ये किसके पिताजी ने सिखाया है? वही तो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता भाभी। एक दिन के लिए अगर मैं बाहर चली भी गई तो उसमें क्या हो गया। तुम दोनों ने तो तानों की बौछार ही कर दी। जब तुम दोनों बाहर घूमने जाती हो तब, अरे तुम दोनों तो घर का एक ग्लास भी यहाँ से वहां नहीं रख सकती। हाँ तो नहीं करते हम, क्योंकि हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम जहाँ जाते हैं हमारे गुलाम वहां मौजूद रहते हैं। बचपन से रानी की तरह रहते आए हैं हम, और ऐसे ही रानी की तरह हमेशा रहते रहेंगे। अगर आइंदा से तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो बता कर जाना। और हाँ, जाने से पहले अपने हिस्से के सारे काम निपटा कर जाना, ताकि बाद में हम सबको कोई दिक्कत ना हो। वरना तुम्हारी लापरवाही के कारण बेचारी माँ जी को ही सारा काम करना पड़ेगा। उन दोनों की ये बातें सुनकर कोमल को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन मनोरमा की हालत देखकर वो खुद पर काबू पा लेती है। फिर एक दिन जब दोनों देवर फिर से घर आते हैं, तभी ओ माय गॉड बबीता, बोले तो एकदम आइटम बॉम्ब लग रही हो तुम इस ड्रेस में। थैंक यू चिराग। तुम भी क्या कहर ढा रही हो सोनम। दोनों बहनों ने आज तय करके रखा है क्या कि हमें आज हार्ट अटैक दिलाकर सीधे ऊपर भेजेंगे। अरे चुप रहो, कुछ भी मत बोलो इंदर। अरे मस्ती कर रहा हो यार। वैसे चलो जल्दी चलते हैं, इवेंट के लिए देरी हो रही है ना। क्या? तुम दोनों कहाँ आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो मतलब, हम दोनों तुम दोनों के साथ ही चल रहे हैं ना, उस बड़े से बिजनेस इवेंट में जहाँ सभी कपल्स को साथ में जाना होता है। नो वे, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। सूट बूट पहन लेने से गरीबी ठग नहीं जाती। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दुनिया में कहीं भी आ जा नहीं सकती। लोग तुम्हें देखकर बातें बनाएंगे और मैं तो एकदम हीरोइन की तरह दिखती हूँ। वही तुम शूटिंग पर मौजूद स्पॉट दादा की तरह दिखते हो। और नहीं तो क्या, मैं भी अभी यही कहने वाली थी यार। और गाइस, तुम दोनों मत चलो हमारे साथ, हम दोनों अकेले ही काफी हैं। चलो सोनम। ये सब कोमल दूर से ही देख लेती है और वो ये सारी बातें जाकर राजेश को बताती है। तभी, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? उन दोनों ने इस तरह से मेरे भाइयों का तिरस्कार किया? हाँ राजेश जी, मुझे ही सुनकर इतना बुरा लगा। तो फिर सोचो उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। वो दोनों बेचारे कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने आए हैं, और उस बीच भी ये दोनों उनका इस तरह से अपमान करती है, अपने पैसों का ठोस जमा कर।
हमेशा आप उन दोनों की तरफदारी करते रहते हो, लेकिन आज की ये बात सुनकर तो आपको हैरानी हुई ना। देखिए, मैं आपको और माँ जी को उन दोनों के खिलाफ भड़का नहीं रही, बस उन दोनों का असली चेहरा आप दोनों के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ कोमल, मैं समझ रहा हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि ये बात माँ जी को भी पता चले। अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें फिर से वही लगेगा कि मैं उन दोनों के बारे में बुरा ही कह रही हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे तो शायद उन्हें समझ आए। फिर राजेश आकर ये सारी बातें मनोरमा से कहता है, जिसके बाद वो दोनों बहुओं से इस बारे में बात करती है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को इंदर और चिराग को अपने साथ नहीं लेकर जाना था, लेकिन तुम्हें उन दोनों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन दोनों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उन्हें भी काफी बुरा लग रहा होगा ना। लेकिन माँ जी, आपको ये सब किसने बताया? उस कोमल की बच्ची ने ही ना। अपनी घटिया हरकतों से वो लड़की पास नहीं आएगी, और नहीं तो क्या, उसने तो हमें परेशान करके रख दिया है। और आप हमारे पास क्या बोलने आई हो? क्या गलत कहा हमने? जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। आपके दोनों बंदर जैसे दिखने वाले बेटों को कोई पसंद नहीं करता। वो तो उनका नसीब अच्छा है जो हम दोनों अमीर बहनों ने उनसे प्यार किया और शादी भी की। और अगर हमें उन्हें किसी इवेंट पे नहीं लेकर जाना है तो वो पूरी तरह हमारी चॉइस है। आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हम हमारे पतियों से लाड करें, प्यार करें या उनका अपमान करें, उसमें इस कोमल को क्या मिर्ची लग रही है? बड़ा तरस आ रहा है उसे अपने देवरों पर। उसे बोल दीजिए जरा अपने पति पर ध्यान दे। दो कोड़ी की औरत। राजेश कोमल के बारे में ये सब सुन नहीं पाता और वो वहां जाकर चिल्ला पड़ता है, बस करो तुम दोनों, और खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक और गलत शब्द भी कहा तो तुम दोनों को क्या लगा? इतने एहसान करने के बाद तुम दोनों हमें खरीद लोगी? हमें अपना गुलाम बना लोगी? अरे मैं कोमल की बातों को काटता था, उसे कहता था कि तुम दोनों और तुम्हारा परिवार अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं गलत था और कोमल सही थी। तुम दोनों बस अच्छाई करने का ढोंग करके दूसरों को अपना गुलाम बनाने के पीछे तुली हुई हो। क्या? माँ जी, अपने बेटे को जरा हद में रहने के लिए कहिए। कुछ गलत कह रहा है क्या वो, जो मैं उसे हद में रहने के लिए कहूँ? अरे आज तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। कोमल को मैंने भी कई बार चुप कराया, लेकिन जब बात मेरे बेटे के अपमान पर आई तब मैं सहन नहीं कर पाई। अपने पैसों का दोष कहीं और जाकर जमाना। इन्हें लगता है कि दुनिया में काम केवल ये दोनों ही दे सकती हैं। अरे मैंने तो अपने देवर और पति के लिए अच्छे से अच्छा काम ढूंढ के रखा है। तुम्हें लगा कि हमारा तुम दोनों के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तुम दोनों के बिना भी गुजारा कर सकते हैं। सभी घर वालों के ये रूप देखकर सोनम और बबीता बहुत घबरा जाती हैं। अगर अब भी तुम दोनों को ऐसे ही बर्ताव करना है तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। और अगर तुम दोनों से सही से रहना है तो तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। हमारा दिल तुम दोनों के दिल से कई गुना ज्यादा बड़ा है। हम लोग तुम्हें माफ भी कर देंगे। वो दोनों इस पर कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोनों सहम कर रहने लगती है और अपने आप लाइन पर आ ही जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। जानकी निवास में ऊपरी मंजिल पर अमीर डॉली अपने पति रोहित के साथ और नीचे की मंजिल में डॉली की करीब देवरानी सुरभि अपने पति भावेश के साथ रहती है। एक रोज, अरे गधेड़ियों, ये सब क्या है? आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और तुम दोनों को मैंने कहा भी था ना कि सारा काम निपटा देना, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ सोफे पर फैल कर बैठी हो और मस्त मजे से टीवी में घुसी पड़ी हो। ओफो माँ जी, कितना चिल्लाती हो आप? आपकी बातों से तो मेरे कान फट जाएंगे। वही तो, हमें क्या आपने बेहरा समझ के रखा है क्या? बेहरा नहीं, एक नंबर की नालायक बहू हो तुम दोनों। पहले ये डॉली बहू बनकर आई, तब मुझे लगा कि चलो मेरे तो भाग ही खुल गए,
लेकिन नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो दूसरी बहू आ गई, लेकिन ये सुरभि भी गई गुजरी ही निकली। तुम दोनों जैसी बहुएं तो कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। हमारी जैसी इतनी बेस्ट और मस्त बहुएं तो कहीं हो ही नहीं सकती। क्यों दीदी? करेक्ट सुरभि, हम दोनों तो बेस्ट हैं। बेस्ट मेरी जुत्ती, काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। अब बकवास करना बंद करो और जल्दी से काम करो। तुम दोनों के पास केवल 1 घंटा है। अरे क्या माँ जी, आप भी? हम दोनों तो एक बहुत ही मस्त मूवी देख रहे हैं, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ बैठकर ये मूवी देखो। काम तो होता ही रहता है ना। अरे नालायक होने की भी हद होती है। और तुम दोनों ने तो उसमें पीएचडी करके रखी है। कैसे निर्लज औरतें हो तुम दोनों। मेहमान आने वाले हैं और अब तक पूरा तो क्या, आधा काम भी नहीं हुआ है। और तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से मूवी देख रही हो। अगर तुम दोनों यहाँ बैठकर टीवी देखोगी तो घर का काम तुम्हारी अम्मा आकर करेगी क्या? नो माँ जी, अम्मा तो नहीं करेगी, पर हाँ, हमारे द्वारा बुलाए गए कुछ लोग जरूर कर देंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हमने ऑनलाइन कुछ नौकरानियों को बुलाया है। वो लोग आकर 1 घंटे में खाना सफाई सब कुछ कर देंगे। इसलिए आप चिल करो और हमारे साथ बैठ जाओ, पॉपकॉर्न ठूसो और मूवी देखो। जी माँ जी, अब आ भी जाओ ना, ज्यादा सोचिए मत। अरे गधेड़ी, माना कि तू पैसे वाले खानदान से है, लेकिन ऐसे हमेशा अपने पैसों का इस्तेमाल करके तू अपने काम से नहीं बच सकती। अगर उतने ही पैसे तू बचा ले तो कितना अच्छा होगा। अरे माँ जी, दीदी के पैसों की चिंता आप क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, भगवान जी ने दीदी को पहले से ही इतना सब दिया है, और अब आगे भी ढेर सारा धन देंगे। वो जो भी हो, देखो, आज तो मैं तुम दोनों चुड़ैलों को बख्श रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा से तुम दोनों ने काम के मामले में कोई आनाकानी या आलस किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर मेरा चंडी रूप देखने के लिए तैयार रहना। वो तो हम रोज ही देखते हैं माँ जी, कुछ नया बताओ। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं माँ जी, लगता है आपके कान में कुछ इशू हो गया है। आजकल आपको अचानक से कुछ भी सुनाई देने लगा है। वो तो आपका कान की डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करा दूं क्या? तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। डॉली और सुरभि दोनों देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि पक्की सहेलियां होती हैं। उन दोनों के गहरे रिश्ते को देखकर सभी लोग एकदम चकित हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, ध्यान से सुन लो, दिवाली का पावन त्योहार आने वाला है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इस बार की दिवाली एकदम मस्त हो। घर की सफाई तुम दोनों को ही करनी होगी, और ना ही सिर्फ वो, बल्कि हर एक काम तुम दोनों को साथ में करना होगा। और सुरभि की तो ये पहली दिवाली होगी इस घर में। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, पिछले साल की तरह ही इस बार भी मैं काम वाली को बुला लूंगी, उसे एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, तो वो सारा काम एकदम अच्छे से करके देगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे काम करवाने की। अरे तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, और तुम दोनों का हर काम में हाथ लगना बहुत शुभ होता है, इसीलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। और खबरदार, जो किसी भी नौकर को बुलाया तो। पर माँ जी, चिंता मत करो ना डॉली, हम दोनों मिलकर सारी सफाई कर देंगे। देखना, बहुत मजा आएगा। फिर डॉली और सुरभि दोनों ऊपर और नीचे की मंजिलों की सफाई में जुट जाती हैं। देख सुरभि, ये रहा मेरा इम्पोर्टेड वैक्यूम क्लीनर, इससे सफाई जल्दी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगी इस वैक्यूम क्लीनर से सफाई, इसलिए मैं तो झाड़ू और पोछे से ही साफ करूंगी। ठीक है, फिर तू मेरे ऊपर की एरिया की सफाई कर और मैं तेरे नीचे की एरिया की सफाई करूंगी। फिर वो दोनों सफाई कम और मस्ती ज्यादा करने लगती हैं। बीच में ही गाना बजाकर नाचने गाने लगती हैं, और सारे फर्श पर साबुन पानी और झाग होता है, और उसमें होती है ये दोनों बहुएं। ऐसे में वहां पर जानकी आती है और वो वहां पैर रखकर फिसल जाती है। हाय राम, मेरी कमर। अरे बंद करो अपना ये तमाशा।
दिवाली की सफाई कर रही हो या होली खेल रही हो, हर जगह पानी और साबुन फैला हुआ है। बेशर्म कहीं की। सॉरी माँ जी, लेकिन हम तो ऐसी ही सफाई करेंगे, नाचते गाते ठुमके लगाते हुए। हाँ माँ जी, अब हम दोनों देवरानी जेठानी है ही इतने अलग कि हर बोरिंग से बोरिंग काम में भी मस्ती और मजा ढूंढ ही लेती है। अरे निकम्मियों, इस तरह से सफाई तुम्हारी माताजी ने की थी या पिताजी ने की थी? सफाई करने की जगह तुम दोनों पूरे घर को और खराब कर दोगी। अरे इसे तो तुमने स्विमिंग पूल बना के रखा है। इससे अच्छा तो तू अपने पैसों से उन नौकरानियों को ही बुलवा लेती, वही सही रहता। देखा माँ जी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब रहने दो, मुझे और सुरभि को ये वाला काम करके बड़ा मजा आ रहा है। चिंता मत कीजिए माँ जी, अभी ये सब खिचड़ी देखकर आपको चिढ़ मच रही होगी, लेकिन आज शाम तक हमारा पूरा घर एकदम शीश महल की तरह चमक उठेगा। जानकी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और बस सर पकड़कर परेशान खड़ी होती है। लेकिन शाम के समय ना जाने और कितनी गड़बड़ कर दी होगी इन नासपीटियों ने। अरे ये क्या, घर तो सच में एकदम साफ सुथरा हो गया है। क्या माँ जी, आप भी, आप ना हमें बहुत कम समझती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों में हुनर कूट कूट कर भरा है, बस हम उसे दिखाकर अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते। यू नो ना। हाँ माँ जी, डॉली दीदी ने बिल्कुल सही कहा। चलो अच्छा है, रायता फैलाते फैलाते ही सही, लेकिन तुम दोनों ने अंत में सब कुछ समेट कर रख दिया, और मेरे लिए तो वही काफी है। तो फिर हमें आज की इस मेहनत के बदले क्या इनाम मिलेगा, बताओ ना माँ जी। इनाम? अरे ओ डोबी, तूने अपने ही घर की सफाई की है। यहाँ पर कोई सफाई प्रतियोगिता नहीं हो रही थी जो मैं तुम दोनों को उसके बदले में इनाम दे दूं। बड़ी आई इनाम मांगने वाली। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी, हमारा इनाम तो कुछ और ही है। हमें तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। क्यों सुरभि, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा, हम तो उसी के मारे हैं। अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा तो हम हर एक काम ऐसे ही मस्त मजे से पूरा करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आयुष्मान भव, हमेशा दुखी, मेरा मतलब सुखी रहो, और मेरी हर एक बात इसी तरह माना करो। ना जाने तुम दोनों किस मिट्टी की बनी हो। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती हो, तो कभी कभी मेरा दिल भी जीत लेती हो। कभी खट्टी तो कभी मीठी, एकदम इमली जैसी हो तुम दोनों। फिर क्या, हम बहुएं किसकी है? आपकी ही ना। अगर आप खुद ही इमली जैसी होगी तो आपकी बहुएं भी वैसी ही होंगी ना। क्या कहा? जरा एक लाइन में तारीफ क्या कर दी। तू तो अपने असली रूप में आ गई। दोनों की ये दोस्ती देखकर सभी मोहल्ले वाले भी उन पर पहुंच चलते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों घर के आंगन में फोटोशूट कर रही होती है, तभी देख सुरभि, ये मेरा सबसे महंगा वाला ड्रेस है, इसलिए इसमें एक से एक बढ़कर फोटो खींचना, जिससे सबकी आंखें खुली के खुली रह जाए। हाँ दीदी, फिक्र मत करो, आप आपके ऐसे फोटो खींचूंगी ना कि उन्हें देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी तो क्या, फटकर बाहर ही निकल जाएगी। अरे बस बस, इतना भी ज्यादा नहीं। हाँ क्या बात है, ऊपर की मंजिल पर इतना अच्छा महल जैसा कमरा होने के बाद भी ये डॉली मैडम तो आज घर के आंगन में फूल और कांटों के बीच में फोटोशूट कर रही है। क्यों, तुम्हें क्या चुभन हो रही है? मैं क्या तुम्हारे आंगन में आकर फोटोशूट कर रही हूँ क्या? नहीं तो, मैं तो बस। ओ प्लीज, चली जाओ यहाँ से। और तुम दोनों की जगह यहाँ धरती लोक पर नहीं, नागलोक में है। एकदम जहरीली हो तुम दोनों। जब देखो तो अपनी आंखें और मुंह से जहर उबालती हो और दूसरों पर चलती रहती हो, और तो और हमें बुरी नजर भी लगाती हो। अरे ओ गुलाम, तू तो शांत ही बैठ, गरीब गवार कही की। तू तो बस अपनी अमीर जेठानी की गुलामी ही करती रहे, तुझे वही शोभा देता है। हाँ तो हूं मैं अपनी जेठानी की गुलाम, लेकिन तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सिलबट्टे जैसी तो तेरी शक्ल है, और उसमें तू जब अपना ये मुंह खोलती है तो और भी बुरी लगती है।
यार सुरभि, हम हाई क्लास लोग हैं, तो ऐसे लो क्लास वाले लोगों की मुंह नहीं लगती जान। छोड़ ना उन्हें और मेरे फोटोज खींचने पर ध्यान दे। वो दोनों पड़ोसियां वहां रहकर बकबक करती रहती है, लेकिन डॉली और सुरभि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर एक दिन जानकी को अपनी ननंद सुषमा का कॉल आता है। अरे जानकी, तेरी बहुएं तो एकदम सहेलियों की तरह घूमती फिरती है। मैंने उनकी फोटोज देखी जो उन्होंने स्टेटस पर लगाई थी। हाँ, सो तो है, दोनों में काफी अच्छा जुड़ाव है, लेकिन इतना भी मत होने दे कि उनका जुड़ाव तुझ पर भारी पड़ जाए। अरे इतिहास गवाह है, देवरानी और जेठानी के बीच में कभी अच्छे संबंध हो ही नहीं सकते, लेकिन तेरी दोनों बहुएं तो कुछ अलग ही है। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ कि अक्सर देवरानी और जेठानी के बीच अच्छे संबंध नहीं होते, लेकिन मेरी दोनों बहुएं चाहे नालायक हो या कैसी भी हो, वो दोनों मुझे अंत में निराश नहीं होने देती। सताती तो बहुत है, लेकिन अपना काम किसी भी तरह पूरा कर ही देती है। उनके होने से ही इस घर में रौनक है, और उनके बिना तो ये घर घर लगता ही नहीं। क्यों? हाँ दीदी, डॉली अमीर घराने से है, तो वही सुरभि गरीब घराने से है, मगर उन दोनों के बीच कभी भी अमीरी और गरीबी को लेकर कोई झगड़ा या नाराजगी आज तक कभी नहीं हुई। और मुझे उन दोनों की यही बात बहुत अच्छी लगती है। और वो दोनों चाहे कितनी भी मस्तीखोर क्यों ना हो, दिल से तो वो दोनों बहुत ही अच्छी है। चलो अच्छी बात है, भगवान करे कि वो दोनों ऐसे ही उस घर को सुख समृद्धि से जोड़ कर रखें। जी दीदी। सुषमा यानी डॉली और सुरभि की बुआ सास को उन दोनों के इस अच्छे रिश्ते को देखकर जलन सी हो जाती है। भैया के जाने के बाद ये जानकी तो कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी है। इसे तो अपनी दोनों बहुओं को लगाम देने नहीं आ रहा तो क्या हुआ। अब देखना मैं कैसे वहां जाकर उस घर की शांति भंग कर देती हूँ। फिर अगले दिन दिवाली की शॉपिंग के लिए वो दोनों बाजार जाती हैं। और तभी, वाओ दीदी, इस लहंगे को तो देखिए, कितना सुंदर है ना। लेकिन अफसोस, मैं तो इसे खरीद ही नहीं पाऊंगी। अरे क्यों नहीं खरीद पाओगी तुम? जरूर खरीद पाओगी, और तुम दिवाली की रात तो यही लहंगा पहनोगी। मगर कैसी दीदी? वाई फिकर व्हेन डॉली इज हियर। अरे मैं तुम्हारी जेठानी होने के साथ साथ मुफ्त की एटीएम मशीन भी तो हो। अरे मेरे बाप ने तो मेरे नाम पे जो जायदाद की है, उसके पैसे कब काम आएंगे? जो चाहे वो खरीद लो, मैं भरूंगी उसके पैसे। लेकिन दीदी, ये तो पूरे 15,000 रुपए का लहंगा है। अरे यार, सिर्फ 15,000 ही तो है। कम ऑन सुरभि, मैं हूं ना। और अब प्लीज वो टीवी शो की बेचारी हीरोइन की तरह ड्रामा करना बंद करो और मस्त स्टाइल मारो। हमें दिवाली की रात सारी मोहल्ले की औरतों को चलाना है, वो भी पटाखों या फुलझड़ी से नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और स्वैग से। क्या समझी? हाँ दीदी, जरूर जलाएंगे। और हम दोनों तो खुद किसी एटम बम से कम ही क्या। ये हुई ना बात। धन्यवाद दीदी। फिर घर जाते समय सुरभि भी डॉली के लिए रंगोली और दिए खरीदती है। वाओ डॉली, ये तो बिल्कुल वैसे ही दिए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। मैंने ऑनलाइन इन्हें कितना ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मैं जानती थी दीदी कि आपको ये दिए बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ रुकाया और मैं मार्केट के अंदर वाली गली में गई। ये वहीं पर मिलते हैं। ओ स्वीट यार, ये मेरी ऊपर की बालकनी में लगाऊंगी मैं। वहां पर ये कितने एस्थेटिक लगेंगे ना। यू आर द बेस्ट सुरभि। अरे क्या भी दीदी, आपने भी तो मेरे लिए कितना महंगा लहंगा खरीदा ना, और उस लहंगे के सामने तो ये दिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सुरभि, इन दियों की पैसों से कीमत भले ही कम हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच सुरभि। फिर अगले दिन अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कौन है? कमाल है, सिर्फ बैग्स रखे हैं यहाँ पर। अरे कौन है वो बेवकूफ और निकम्मा जिसने बेल बजाई और यहाँ बैग रखकर चला गया? शक्ल तो दिखा, अभी तेरे बैंड बजाती हूँ। और नहीं तो क्या, हम दोनों को कितनी अच्छी नींद लगी थी, और इस बेल ने तो हमारी नींद ही बिगाड़ दी। अरे मैं हूँ,
बुआ जी आप? हाँ मैं। क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं। क्या? मेरा मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हो आप। अब ये घर भी तो आपका ही है ना बुआ जी। माफ कीजिए बुआ जी, वो हमें ये लगा कि मोहल्ले का ही कोई हमारे घर के बाहर बैग रख के चला गया और मस्ती कर रहा है, इसलिए हम चिल्लाए। अरे कोई बात नहीं, मैं उतनी समझदार हूँ। अब दरवाजे पर ही बातचीत करती रहोगी क्या, या अपनी बुआ सास को अंदर भी बुलाओगी? जी माफी चाहती हूँ, आइए ना अंदर। दोनों बहुएं सुषमा को नाश्ता परोसती हैं और वो चारों एक साथ बैठकर ढेरों बातें करते हैं। आप तो हमेशा बताकर आती हो दीदी, तो फिर आज अचानक क्यों सीधे सीधे बैग वैग लेकर आ गई? सब ठीक तो है ना? हाँ जानकी, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ दिन यहाँ पर रहने चली आई, लेकिन दिवाली तो मैं घर पर ही मनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों के साथ एडवांस में दिवाली मना लेती हूँ, बस यही सोचा और चली आई यहाँ पर। चलो अच्छा किया आपने। वैसे राशि और प्रिया दीदी कैसी है? उन दोनों ने दिवाली की तैयारियां शुरू की या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आधी तैयारियां तो हो भी गई है उनकी। मेरी बहुओं ने भी आधी तैयारियां कर दी है, बल्कि आधे से भी ज्यादा ही कर दी है। अब तो बस दिवाली की मिठाई और पकवान बनाने बाकी है। अच्छा, वैसे तुम दोनों के फोटोज में अक्सर देखा करती हूँ स्टेटस पर, और तो और जानकी भी बड़ी तारीफ करती है तुम्हारी। वही सोचकर मैं यहाँ चली आई कि तुम दोनों के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताऊंगी। अब इतनी आदर्श बहुएं जो हो तुम दोनों। जी शुक्रिया बुआ जी। वैसे रोहित और भावेश कैसे हैं? वो दोनों तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अभी तो हमारी फैक्ट्री भी बन रही है ना, इसीलिए उसी के काम में लगे हुए हैं। क्या कहा? दुकान से सीधे फैक्ट्री खोल दी? जी दीदी, दिवाली के अवसर पर फैक्ट्री की ओपनिंग होगी। आप भी आना अपने सह परिवार। कमाल है, इतना सब हो रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे तुम तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। बाहर वालों से छुपा लेती ना, लेकिन मुझसे क्यों छुपाया? मैं तो भावेश और रोहित की बुआ हूं ना, तो मुझे बताने में क्या हर्ज था? ऐसी बात नहीं है दीदी, छोड़ो। अब जो भी हो, दोनों बेटे बस अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़े। अगर आज भाई होता तो वो ये सब देखकर अपने दोनों बेटों पर बहुत गर्व महसूस करता। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जानकी को घर में सबकी एकता और प्यार देखकर हैरानी होती है। मैं तो ठान कर ही आई हूँ कि इस बार इन सबकी दिवाली तो मैं खराब करके ही रहूंगी। और अब शुरू होगी आतिशबाजी रिश्तों की। फिर अगले दिन जब डॉली और सुरभि दोनों दिवाली की मिठाई पकवान बना रही होती हैं, तभी क्या बात है सुरभि, कितनी आसानी से तुमने इस मिठाई को आकार दे दिया। मैं तो ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड करूंगी। तुम तो एकदम शेफ लेवल की निकली यार। शुक्रिया दीदी। अरे ओ कामचोर जेठानी, अपनी देवरानी की मदद कर पकवान बनाने में। हर बार तो तू दिवाली के वक्त बाहर से ही पकवान मंगवाती है, लेकिन इस बार जब तेरे साथ तेरी देवरानी है तो इससे कुछ सीख ले और थोड़ी बहुत उसकी मदद भी कर दे। ओफो माँ जी, आप रहने भी दो ना। आपको नहीं पता, डॉली दीदी बस यहाँ मेरे साथ इस गर्मी में खड़े रहकर ही बहुत बड़ी मदद कर रही है, वो भी मुझे कंपनी देकर। देखा माँ जी, पूना में नंबर 1 जेठानी। तुम दोनों किसी पागल खाने से ही छूट कर आई हो शायद। खैर, जो भी बना रहे हो आधे आधे पकवान साइड में निकाल कर रखना। भगवान जी को दिवाली की रात भोग लगाना है। जी माँ जी, हम सब जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माँ जी, आप ये एक्स्ट्रा के इंस्ट्रक्शन देकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए और जाइए, जाकर आराम कीजिए, वरना आपके चेहरे का ग्लो मिट जाएगा। दिवाली की रात तो दियों से ज्यादा आपका चेहरा चमकना चाहिए और हम तीनों सास बहू की जोड़ी एकदम छा जानी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब मैं जा रही हूँ आराम करने। थोड़े टाइम में अपनी बुआ जी के पास जाकर एक बार उनसे पूछ लेना कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं। वो दोनों हंसते हंसते मजाक मस्ती करते हुए शाम तक सारे पकवान बनाकर रेडी कर देती हैं और वो वाकई में स्वादिष्ट बनते हैं। फिर अगले दिन
सुषमा जानबूझकर बाहर से महंगे पकवान ऑर्डर करवाती है। अरे, ये पकवान किसने भेजे हैं? पता नहीं सुरभि, वो कोई डिलीवरी बॉय आकर गया था। उसने कहा कि इसे डॉली मैम ने मंगवाया है। शायद डॉली यही चाहती होगी कि वो अपनी दिवाली पूजा में ये महंगे महंगे पकवान रखे, ना कि तेरे हाथ के बने हुए पकवान रखे। क्या? हाँ सुरभि, देख बेटा, तुझे लगता है कि वो दिल से बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी हरकतें तो कभी कभी यही दर्शाती हैं कि वो तेरे पास बस टाइम पास के लिए अच्छी है। खैर, मुझे जो लगा वो तो मैंने बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। इस तरह सुरभि के कान भरकर सुषमा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे दीदी, आज आपने ही चाय नाश्ता बनाकर लाया? हाँ, वो मुझे बोर हो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी दोनों बहुएं छत पर बैठकर टाइम पास कर रही हैं। उन्हें तो मैंने आवाज भी लगाई और कहा कि अपनी सास के लिए नाश्ता बना दो, तो उन्होंने आपस में ये कहा कि ना जाने ये बुढ़िया कब मरेगी। इसके लिए काम करते करते तो हम दोनों थक गई हैं। फालतू का बोझ है वो इस घर में। क्या? उन दोनों ने ऐसा कहा? हाँ, अब तुम ही देख लो। मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन मैं किस मुंह से लड़ूं उनसे? तुम तो बड़ी तारीफें करती थी ना उनकी फोन पर, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इनके असली रूप दिखने लगे हैं। इसलिए कहा था मैंने कि इनके साथ जरा सख्ती से पेश आया करो। तुम तो पल में सख्ती से पेश आती हो और दूसरे ही पल में बहुत प्यार से पेश आती हो। और ऐसा खट्टा मीठा स्वभाव रखने से कुछ भी नहीं होने वाला। सास को हमेशा अपनी बहुओं पर काबू रखना चाहिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। सीधे सीधे मेरे मरने की राह देख रही है ये दोनों। कितनी बुज़दिल है मेरी दोनों भी बहुएं। ए ऊपर वाले, ये सुनने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया तूने? बेचारी जानकी, इसे लगा कि इसकी बहुएं ने वाकई में इसके बारे में ऐसा कुछ कहा है, जबकि मैं तो बस इन सास बहू और देवरानी जेठानी में फूट डाल रही हूँ, ताकि ये तीनों जिस हंसती खेलती गृहस्थी पर इतना उड़ती हैं, वो जलकर राख हो जाए। अब सुषमा अपनी दोनों बहुओं से कटी कटी सी रहती है। वही दूसरी तरफ, अरे डॉली बेटा, तू इतने अमीर घराने से है, फिर भी तुझमें जरा भी घमंड नहीं है। सच में बेटा, तेरा ये स्वभाव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया बुआ जी। लेकिन एक बात बताऊं, तू अपनी इस अच्छाई को जरा संभल कर बटोरा कर, क्योंकि इस जीवन में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। मतलब? आप कहना क्या चाहती हो बुआ जी? मेरे कहने का मतलब ये है कि सुरभि तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। अब कल रात की ही बात है, जब वो सोने से पहले रसोई साफ कर रही थी, तभी उसने मुझसे कहा कि डॉली वाकई में मुझे अपनी गुलाम ही समझती है। काय की सुंदर दिखती है वो। बस महंगा मेकअप और स्टाइलिश कपड़े पहनने से सुंदर थोड़ी ना होता है कोई। खुद का तो उसके पास कुछ भी नहीं है, बस अपने पिता के पैसों के दम पर उड़ती रहती है। अरे उसकी बातों से तो यह साफ साफ झलक रहा था कि वो तेरी सुंदरता, अमीरी और हर एक चीज से जलती है, और उसके मन में तेरे प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। नहीं बुआ जी, ये सच नहीं हो सकता। अरे यही सच है डॉली, और मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? कसम ऊपर वाले की, जो जो सुरभि ने मुझसे कहा मैं वही आकर तुझे बता रही हूँ। क्या? देख बेटा, मैं तुम दोनों के बीच कोई आग नहीं लगाना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों का ये अटूट रिश्ता टूट जाए। लेकिन तेरी बुआ सास होने के नाते अब ये तो मेरा फर्ज है ना कि तुझे सच्चाई से रूबरू कराऊं। इसलिए अब तो उससे लड़ने मत चली जाना, सीधे सीधे उससे दूरियां बनाने लग जा। अरे ऐसे लोगों से तू जितना दूर रहोगी उतनी ही सुखी रहोगी, और ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ बुआ जी, शायद आप सही कह रही हो। थैंक्स हाँ, मेरी चिंता करके मुझे सच्चाई बताने के लिए। अरे उसमें कैसा थैंक्स बेटा, तू तो मेरी बहू है ना, और मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब डॉली सुरभि से एकदम ना के बराबर बातचीत करती है, जिससे सुरभि काफी हैरान हो जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज, ना जाने दीदी को क्या हुआ है,
आज ऊपर उनकी मंजिल पर दिवाली की पार्टी है और उनके सभी दोस्त आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं और ना ही ठीक से इस विषय पर मुझसे बातचीत की। एक बात बताऊं सुरभि, कल ही मैंने डॉली को फोन पर अपनी सहेलियों से बात करते हुए सुना था। कह रही थी वो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी गरीब देवरानी उसकी अमीरों वाली हाई क्लास दिवाली पार्टी में शामिल होकर उसकी इज्जत खराब करे। क्या? हाँ बेटा, उस दिन भी मैंने तुझे कहा था ना कि उसने महंगे पकवान और मिठाई मंगवाई है, क्योंकि उसे अपनी दिवाली पूजा में तेरे गरीबों वाले पकवान नहीं चाहिए, बल्कि अपने अमीरों वाले पकवान रखने थे। और जब उसके मन में इतना मेल भरा है, तो तू उस पर इतना अंधा प्यार और विश्वास क्यों रख रही है? शायद आप सही कह रही हो बुआ जी। दीदी ने मेरे साथ ये सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। अब दोनों बहुओं में आपस में बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है और जानकी भी अपनी बहुओं से बात करती ही नहीं। घर में त्योहार के समय रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और ये सब देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। अरे बेटा, मैं तेरी कोई मदद कर दूं क्या? नहीं बुआ जी, मैं बना लूंगी रंगोली। वैसे उस टॉली के मुकाबले मुझे तो तेरी ये हाथ से बनी हुई रंगोली बहुत पसंद आई। उसने तो बस वो महंगे रंगोली वाले पैच लाकर बिछा दिए, लेकिन तू तो कितनी मेहनत से रंगोली बना रही है। जाने दीजिए बुआ जी, उन्हें जो करना है करने दीजिए। अरे तेरी सास भी कोई कम नहीं है, वो भी उसी के द्वारा लाए हुए महंगे पैच की तारीफ कर रही थी और तेरी इस बेहद ही सुंदर रंगोली की बुराई कर रही थी। अब डॉली अमीर है ना, इसलिए जानकी भी उसी से चिपकी हुई रहती है, एक को हाथ और दूसरे को लात। अब ये स्वभाव तो कितना गलत है ना। इस तरह से सुषमा सुरभि के कान भरकर उसके मन में जानकी के लिए भी जहर खोल देती है और ऐसे ही वो डॉली के पास जाकर भी वो उसे अपनी सास के खिलाफ कर देती है। उनके घर में अशांति फैलाकर अब वो अपने घर को निकलने लगती है। भाई वाह, मजा ही आ गया मुझे। जिस मकसद से मैं यहाँ पर आई थी वो आखिरकार पूरा हो ही गया। इस हंसते खेलते जगमगाते हुए घर में आज उदासी, अशांति और रिश्तों में खटास है। चलो, इसी बात पर मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ और अब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो अपनी पर्स वही भूल चुकी है। फिर जब वो पर्स लेने वापस वहां जाती है, तब तीनों सास बहू को आपस में हंसते और गप्पे मारते हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखना सुरभि, माँ जी को तो मैं दिवाली की रात में एकदम माधुरी दीक्षित की तरह सजाऊंगी और वो तुझसे और मुझसे भी ज्यादा जवान लगेगी। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? पागल कही की। क्या दीदी, आप भी ना। अच्छा चलो, मैंने बनाई हुई मिठाई खा कर देखते हैं। घर से बला टली है तो मुंह मीठा तो होना ही चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वाओ सुरभि, दुनिया के सारे महंगे हलवाई फेल हुए हैं तेरे हाथ की मिठाई के सामने। अमेजिंग यार। धन्यवाद दीदी। और ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों तो एक दूसरे से नाराज थी ना? अरे मैं जोकर हूँ क्या, जो इस तरह हंसे जा रही हो तुम तीनों? यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आपको क्या लगा दीदी कि आप यहाँ आकर फूट डालोगी और हम तीनों में दरार आ जाएगी? ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। हाँ बुआ जी, हमें सब समझ आ चुका था और हमने आपको हमारे आपस में आग लगाते हुए देख भी लिया था और इसीलिए हमने आपस में ऐसे नाराज होने और लड़ने झगड़ने का नाटक किया ताकि आपको वो सब सच लगे। क्या कहो? इसका मतलब मेरे साथ धोखा किया है तुमने? हाँ बुआ जी, आपके घर में हमारे घर की तरह सुख शांति और खुशियां नहीं है, तो इसीलिए जलन के मारे आप हमारे घर की शांति भंग करने आ गई ना। अरे ये सब करते हुए आपको शर्म कैसे नहीं आई? ये तो आपके स्वर्गवासी भाई का ही घर है। जरा सोचिए, ये सब देखकर उनकी आत्मा कितनी दुखी हुई होगी। एक बहन होने के नाते लानत है आप पर। अपने ही घर में बहुओं के सामने आपकी दाल नहीं गल पाई, इसीलिए यहाँ पर हमारा घर तोड़ने आ गई आप। लेकिन हम तीनों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी एरा घेरा आकर इसे तोड़ सके।
हम दोनों बहनों जैसी हैं और हमारी सास तो हमारी सगी माँ के समान है। हाँ बुआ जी, माँ जी चाहे हमें कितने भी कड़वे ताने क्यों ना दे दे, लेकिन ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और वो भी ये जानती हैं कि हम दोनों भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। अब देख क्या रही हो आप? इससे पहले कि हम आपकी इज्जत और उतारे, दफा हो जाइए यहाँ से। आज से आप हमारी कोई नहीं, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आना तो दूर, आने के बारे में सोचना भी मत। हाँ बुआ जी, हमें दिवाली का त्योहार अच्छे से मनाना है, इसलिए बुराई और गंदगी की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। निकल जाइए यहाँ से, वरना हम दोनों ढिंचा बहु हैं, आपको एकदम अच्छी तरीके से निकालेंगे। फिर आप जिंदगी भर उस बेइज्जती को कभी नहीं भूल पाओगी। सुषमा उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती और गुस्से में आकर वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद में पूरा परिवार साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।